गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से। ठीक है, उससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थोड़ी सी एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा था एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कि जो चीज़ों को जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही अंदर आने देती है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके अक्रॉस बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल गैसेस हो गए, लिक्विड हो गया, आयंस हो गए, जो कि डिफ्यूजन की वजह से चीज़ें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव करती हैं। ठीक, नाउ डिफ्यूजन के बेसिस पे फिर हमने देखा था कि हम तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी सेल के अंदर, कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो क्या होता है, जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो वाटर लूज़ करता है और प्लांट जो सेल होता है प्लांट या एनिमल का वो श्रिंक करता है। एंड जब हम उसको हाइपोटोनिक में रखते हैं तो प्लांट सेल या एनिमल सेल स्वेल करता है, और जब हम उसको आइसोटोनिक में रखते हैं तो उसका साइज़ सेम रहता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन है जो कि वाटर में होता है, तो इसलिए ही जितने भी टाइप ऑफ मूवमेंट आपने देखा हाइपो में, हाइपर में, आइसो में, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ द वाटर ओनली। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। फिर हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है। फिर हमने पढ़ा था सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन से ही चीज़ें अंदर लेते हैं, एंगल्फ करते हैं। सूडोपोडिया मैंने आपको एक वर्ड बताया था अमीबा के केस में, एंडोसाइटोसिस के लिए। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी स्टडीड। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेल वॉल। सेल वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स एज वेल एज इन सम फंगस। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है और फंगाई, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में हमको उनके अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल मिलती है। एनिमल सेल डज नॉट हैज़ अ सेल वॉल। हेंस जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है वो यूजुअली लोकोमोट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है लेकिन वो लोकोमोट कर पाता है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट करने के लिए। बट अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की कंपेयर करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर देयर इज़ नो there is cell wall, but in case of animal cell there is no cell wall. Okay, hence animals flexible होते हैं, plants flexible नहीं होते। ठीक है, they are rigid at a one place. Okay, तो प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होती है? सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट टू द आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमको मिलता है सेल वॉल, दैट इज द हार्ड रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, and due to this rigid covering only the plant cell maintains its shape. Okay, so the plant cell wall is usually made up of cellulose, और cellulose क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, you can note it down. Okay, it is a polymer of glucose. पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारी यूनिट से मिलके बना हुआ, पॉली मीन्स मैनी। तो बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स जब मिल जाती हैं तो हम उसको सेलुलोज बोल देते हैं। ऐसे भी किसी भी और चीज़ की, फॉर एग्जांपल आगे चल के आप प्रोटीन्स पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, ये सब चीज़ें पढ़ोगे, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स कंबाइन करके अलग अलग पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इन द सेम मैनर ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन करती हैं एक स्ट्रेट चेन में, देन दे फॉर्म सेलुलोज। ओके, तो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है, और एक एक सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन होने की वजह से प्लांट अपना शेप का जो स्ट्रक्चर है प्लांट का वो मेंटेन हो पाता है। ओके, और उससे उसका लोकोमोशन भी नहीं हो पाता। डन। नाउ जब हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ओके, मैं रिपीट करता हूँ, जब हम एक लिविंग प्लांट सेल को, आई रिपीट अगेन, आई एम कीपिंग अ लिविंग प्लांट सेल, जब मैं उसको रखता हूँ एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल। तो सेल से क्या होगा? सेल से पानी लूज़ होगा और वो बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से सेल वॉल तो अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, बिकॉज वो रिजिड है, वो शेप को मेंटेन करती है। तो फिर क्या चीज़ फ्लेक्सिबल है? सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल। सेल मेम्ब्रेन विल स्टार्ट श्रिंकिंग। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन विल स्टार्ट श्रिंकिंग। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू श्रिंक। ओके, cytoplasm is going to shrink. Why cytoplasm is going to shrink? Because water loss होगा। In the same manner जब cytoplasm shrink होगा तो उसकी जो covering है, that is हम cell membrane या plasma membrane बोलते हैं, वो भी shrink होगी।
तो hence shrinkage of plasma membrane from in a cell when kept in a hypertonic solution, that process is called as plasmolysis. I repeat, shrinkage of plasma membrane, okay, due to the loss of water from the cell when a cell is kept in a hypertonic solution, that is called as plasmolysis. तो plasmolysis वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? प्लाज्मो मीन्स, प्लाज्मा मतलब आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है. जस्ट नोट इट डाउन दिस. प्लाज्मा refers to cytoplasm, or you can say plasma membrane, okay, and lysis means breakdown, okay, breakdown of cell membrane. that is वो breakdown होगा तो shrink होगा, hence plasmolysis what? It is the shrinkage of plasma membrane because of the loss of water from the cell when a cell is kept in a hypertonic solution. okay, तो मैं आपको उसका फिगर दिखा के समझाता हूँ. दिस इज इट्स फिगर. आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको C, D, E और F चार आपको फिगर्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट सेल इज़ अ टर्जिट सेल. टर्जिट सेल मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पास पास है. वो सेल अपना पूरा एक फुल शेप में है और बीच में बड़ा सा जो आप देख रहे हो वो वैक्यूल हो गया, साइड में न्यूक्लियस हो गया. ओके, इन द सेकंड केस जब मैंने इस सेल को उठा के एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, जब मैंने इस सेल को उठा के एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, देन सेल ने क्या किया? वाटर लूज़ करना शुरू किया. जब वाटर लूज़ करना शुरू किया तो आप ध्यान से देखो तो पहले इस रीजन से, दैट इज़ फ्रॉम द बाउंड्री रीजन, यहाँ से चारों तरफ से, यहाँ पे भी on all four sides cell membrane started detaching away from the cell wall. ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. इन द सेकेंड स्टेज, दैट इज इन द ई डायग्राम, थर्ड डायग्राम पे आ गए आप. अगर देखो तो सेल मेम्ब्रेन और श्रिंक हुई, साइटोप्लाज्म और श्रिंक हो गया. ओके, एंड द फाइनल फोर्थ स्टेज, सेल वॉल वहीं की वहीं है. दिस इज द सेल वॉल, ये रही सेल वॉल. ओके, दिस इज हियर इट इज मेंशन सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल. ओके, बट सेल मेम्ब्रेन एकदम से श्रिंक हो गई, उसका साइटोप्लाज्म एकदम छोटा हो गया, वैक्यूल एकदम छोटी हो गई. सो दिस F कंडीशन इज द फाइनल plasmolized cell condition. You can see here it is written. Okay, so this is how the plasmolysis takes place, that is the loss of water from the cell when it is placed in a hypertonic solution. So this is important when it is placed in a hypertonic solution. I hope I am clear. Okay, so moving ahead, इसका हमने एक एक्टिविटी भी आपकी बुक में दी हुई है. वो एक्टिविटी आपको क्या बताया? हमने एक प्लांट की लीफ ली, दैट इज़ अ रियो लीफ. डन. उसको हमने क्या किया? उसको हमने एक हाई पावर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया और हमने ग्रीन ग्रैन्यूल्स देखे. जो भी आपको मैंने पीछे फिगर दिखाया था उसमें ग्रीन ग्रैन्यूल्स मार्क थे. सो व्हाट आर ग्रीन ग्रैन्यूल्स? दीज आर ग्रीन ग्रैन्यूल्स, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट को हेल्प करता है. पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, these green granules are clearly seen in the microscope, and these granules contain a pigment called as chlorophyll. अब हमने क्या किया? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके ऊपर हमने इस सेल को उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने रख दिया. नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ सॉल्ट सॉल्यूशन और इट कैन बी अ शुगर सॉल्यूशन. और हमने उसको 1 मिनट के लिए छोड़ा. देन अगेन वी ऑब्जर्व दैट स्लाइड इन द माइक्रोस्कोप. ठीक है, हमने उसका नोटिस कर लिया हमने. अब हम सेकंड एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हमने रियो लीव्स को पहले बॉईल किया. एज सुन एज यू बॉयल द रियो लीव्स दे बिकम डेड, क्योंकि उनका सब चीज़ ख़त्म हो जाता है. दे आर डेड नाउ. साइटोप्लाज्म उनका लॉस हो गया. लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, और इन द बेटर टर्म्स लॉस ऑफ प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट मतलब प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट अंदर, एंड सेल मेम्ब्रेन. लॉस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो जब हम उसको बॉईल कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट खत्म, तो दिस विल किल द सेल. अगेन हमने सेम चीज़ किया, हमने माउंट किया उसको एक स्लाइड पे. हमने शुगर सॉल्यूशन डाला, सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, एंड अगेन वी वेटेड फॉर 1 मिनट. नाउ इन बोथ द केसेस, इन द फर्स्ट केस रियो लीव्स वर लिविंग, एंड व्हेन अ रियो लीफ सेल वाज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, तो क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस, दैट जस्ट नाउ वी स्टडीड.
प्लाज्मोलाइसिस की वजह से उसमें सेल में श्रिंकेज हमको दिखेगी. बट इन द सेकेंड केस व्हेन द रियो लीव्स वर बॉइल्ड they are dead, and since they are dead, when they are kept in a hypertonic solution they will show no change because they are dead cells. So this clearly shows you that plasmolysis is a property of living cells. I have marked this, I have highlighted this. It appears that only living cells and not the dead cells are able to absorb water by osmosis. That is, plasmolysis is the property of living cells only. Okay, so this is important. चलो ना, अभी सेल वॉल करता क्या है. अगर मान लो मैंने अभी तक हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जहाँ पे सेल में से पानी लॉस हो रहा था, अब मैंने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा हाइपोटोनिक. हाइपो मीन्स बाहर सॉल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है. सेल के अंदर पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है. तो मैंने सेल को कहाँ रखा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस आउटसाइड. So what will happen? The cell will start taking up water from the external environment by osmosis. Done. अब प्रॉब्लम क्या होगी? जब बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा तो सेल के बर्स्ट होने के चांसेस आ सकते हैं. बट देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट विल प्रिवेंट दैट, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेल वॉल. सो द सेल वॉल विल प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग बिकॉज इट इज रिजिड स्ट्रक्चर. जितना पानी वो अंदर अलाउ करेगा, जितना सेल वॉल अलाउ करेगा पानी, उतना पानी सेल अंदर लेगा जब तक वो फुली टर्जिड हो जाएगा. टर्जिड कैसा? आई जस्ट नाउ शोड यू द सी पार्ट इज द टर्जिड पार्ट. इसके बाद पानी सेल अंदर नहीं लेगा क्योंकि वो फुली टर्जिड हो गया. ओके, तो हेंस सेल वॉल का एक और फंक्शन आ गया. द सेल वॉल बिल्ड्स अप अ प्रेशर. सेल ने क्या किया? स्वेल किया, और सेल वॉल ने क्या किया? प्रेशर लगाया उल्टा. जैसे ही सेल मेम्ब्रेन स्वेलअप होती गई तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ा, लेकिन सेल वॉल ने उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉल ने क्या किया? सेल वॉल ने इक्वल और ऑपोजिट प्रेशर लगा दिया, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट नहीं होगा. ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन, प्लीज मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट. बट ये केस एनिमल सेल में नहीं होता बिकॉज एनिमल सेल्स आर नॉट सराउंड बाय सेल वॉल. हेंस जब एनिमल सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल उसका बर्स्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो हेंस प्लांट सेल के लिए सेल वॉल की दो प्रॉपर्टीज, दो बेनिफिट हो गए. फर्स्ट, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर. सेकंड, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग. थर्ड, प्लाज्मोलाइसिस भी करवाता है. ओके, सो दैट वाज अबाउट द सेल वॉल. अब चलते हैं हम थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे, दैट इज न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस को पहले देखने के लिए हम करते क्या है, एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने एक स्लाइड लिया, ग्लास स्लाइड लिया, और एक पतला सा एक स्पून लिया, और जेंटली हमने अपने चीक्स के अंदर से, जो हमारा माउथ का अंदर का कैविटी है जहाँ पे हम फूड च्यू करते हैं, वहाँ से हमने चीक्स के अंदर से एक पील ऑफ कर दिया. जब आप उसको पील ऑफ करोगे हल्का सा, तो आपके पास चीक सेल्स आ जाएंगे. उन चीक सेल्स को मैंने स्लाइड पे रखा, उसको थोड़ा स्ट्रेटन किया बहुत धीरे से बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट, और फिर मैंने उसमें एक डाई डाल दिया. एक आयोडीन सॉल्यूशन डाला, या सैफरनिन डाई, या मिथाइलिन ब्लू, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ये यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है. उसका फ़ायदा क्या होता है? वो सेल को स्टेन कर देता है. स्टेन मतलब अलग अलग रीजन्स को हाईलाइट कर देगा. ओके, सो जैसे ही मैंने उसके अंदर ये डाला, जब मैंने मिथाइलिन ब्लू डाला, या आयोडीन डाला, या सैफरनिन डाला, तो मुझे, और फिर उसके ऊपर मैंने कवर स्लिप रखा. कवर स्लिप इज़ अ स्मॉल ग्लास स्लिप जैसा, बहुत छोटा होता है. स्लाइड लंबी है, कवर स्लिप बहुत छोटा सा होता है, जो कि चीज़ों को माउंट करने का काम आता है, स्टेबल करने के लिए. ठीक है, हमने जब उसके अंदर देखा तो हमको एक डार्क कलर्ड डॉट मिला. डार्क कलर्ड डॉट क्या है एक्चुअली, जो आपने एकदम फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर में देखा था, दैट इज दिस फिगर. लेट मी शो यू दिस फिगर. ओके, ऐसा ही फिगर आपको ऑलमोस्ट चीक सेल्स में मिलेगा. ऐसे ही बाउंड्री मिलेगी, और जो डार्कली कलर आपको ये पार्ट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस. ओके, तो हमें डाई करने से फ़ायदा क्या होगा? हमको न्यूक्लियस विजिबिलिटी ईजिली होगी, और न्यूक्लियस हमको कैसा मिलेगा? डार्क कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. ये आपको एक एक्टिविटी न्यूक्लियस को देखने के लिए बताया गया. ठीक है, अब चलते हैं आगे. न्यूक्लियस होता क्या है, कैसा हमको दिखता है. डन. तो हमको न्यूक्लियस दिखा कैसा?
It is a darkly colored spherical or oval dot-like structure in the center of the each cell. ठीक है, and this structure is called as the nucleus, which is the largest structure in the cell. Okay. चलो, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, वर दीज सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनियन पील्स? ऑब्वियसली दे आर द सिमिलर स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स एंड आर चीक सेल्स और लिविंग, एंड लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी होती है दे हैव न्यूक्लियस. ओके, तो हम न्यूक्लियस हमको दिखता कैसे है, ठीक है, हम उसका एक बार स्टडी करते हैं. न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें डबल लेयर्ड मतलब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होती हैं. आई विल जस्ट शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. नाउ यू कैन सी कि वहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक ये इनर मेम्ब्रेन और एक ये आउटर मेम्ब्रेन. ओके, तो हेंस हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. विद इन दिस न्यूक्लियस यू कैन सी न्यूक्लियोप्लाज्म. व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोप्लाज्म? इट इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे हम सेल का जो जेल लाइक पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. न्यूक्लियो वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस ओनली. ओके, देन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर, इनर. देन यू कैन सी दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कंटिन्यूअस. यहाँ ब्रेक्स हैं बीच बीच में, जैसे एक ये ब्रेक है, फिर एक ये ब्रेक आप देख रहे हो. तो ये जो ब्रेक्स आप देख रहे हो, दीज ब्रेक्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर्स. इसका फ़ायदा क्या? कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस से बाहर निकलनी है, इधर की साइड, बाहर की साइड, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जानी है लाइक दिस, तो वो न्यूक्लियर पोर से ही होके जा सकती है. ओके, कोई भी बड़ी चीज़ जो मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी, जैसे प्रोटीन्स हो गए या आरएनए हो गया, वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अंदर बाहर जा सकता है. सॉरी. नेक्स्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे क्रोमैटिन. What is a chromatin? Nucleus contains DNA and DNA is present in the form of threads which we call it as chromatin. Nucleus contains chromatin. ठीक है, nucleus contains chromatin and chromatin is what? They are the threads of DNA. Okay, and DNA is our genetic material. Okay. Then next structure that you see is nucleolus. Nucleolus is a darkly stained, tightly packed body. ठीक है, डार्कली स्टेंड है, सबसे डार्क हमको न्यूक्लियस के अंदर यही दिखता है. और इसका फंक्शन क्या होता है आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं. इसका फंक्शन होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना. राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे. ठीक है, उसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. अभी हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं. आपको फर्स्ट पॉइंट बोला है न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट आई जस्ट शोड यू. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं. वो क्या करता है? ट्रांसफ़र करने में चीज़ों को हेल्प करता है. ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ओके, देन न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. अभी मैंने आपको बताया क्रोमैटिन. वो क्रोमैटिन जब बहुत ज़्यादा छोटा और कंडेंस हो जाता है, द क्रोमैटिन व्हेन बिकम्स कंडेंस्ड, द क्रोमैटिन व्हेन बिकम्स कंडेंस्ड, सो इट इज़, हमको क्रोमोसोम कैसा दिखता है? सॉरी, क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? जस्ट अ मिनट. क्रोमोसोम हमको, मैं छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ. क्रोमोसोम इज लाइक दिस, लाइक दिस. दिस इज अ क्रोमोसोम. क्रोमैटिन कैसा था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा. उसको हमने क्या किया? छोटा कर दिया, कंडेंस कर दिया, और कंडेंस करने के बाद वो कैसा हो गया? क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया. दैट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? चलो, सो दिस इज अ क्रोमोसोम विच इज़ अ बॉडी. मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ क्या होता है. क्रोमैटिन ब्रैकेट में आपको लिखता हूँ विच इज़ अ थ्रेड ऑफ DNA. ओके, कंडेंसेस मतलब छोटा होना. ठीक है, श्रिंक होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम. ठीक है, और क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है? क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडीज. ओके, चलो, तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स.
This is how they are visible. Only when the cell is about to divide. That means when the cell is about to divide, then only the chromosomes are visible. Okay, so मैं कंटिन्यू करता हूँ. Condenses to form chromosome only when the cell is dividing. ठीक है, but when the cell is not dividing, then it is present in the form of chromatin. Okay, thread like structure. Is it clear? Sure. तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है. इनहेरिट मतलब जो हमारे पास पेरेंट्स से वट एवर थिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम योर पेरेंट्स. इट कैन बी आई कलर, इट कैन बी स्किन कलर, इट कैन बी योर बिहेवियर, योर हाइट, एनीथिंग. Okay, so these characters that are inherited from the parents or that you have inherited from your parents, they are stored in the form of information on DNA, and DNA is condensed to form chromosome. Okay, I repeat, chromosomes क्या हैं? They are the condensed form of DNA. Chromatin fiber a condensed form, और chromatin fiber किससे बना? DNA. और DNA क्या कैरी करता है? Information. That information you have got from your parents. Okay, so chromosomes are composed of DNA as well as proteins. Chromosomes are composed of DNA as well as protein. This is important. Okay, so DNA molecules क्या करता है? They carry necessary information for constructing and organizing the cells. ठीक है, then DNA के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली कैरेक्टर को कैरी करती हैं. ठीक है, दैट इज़ द फंक्शनल सेगमेंट्स जो एक्चुअली एक्सप्रेशन में जाती हैं. जैसे हमारा आई कलर कैसे आया, वो एक जीन गवर्न कर रहा है. तो हेंस हम डीएनए के ऊपर उन पार्ट्स को जीन्स बोलते हैं. दैट इज़ द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ जीन्स. द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स. ठीक है, एंड व्हाट आर जीन्स? जीन्स, here it is. What are genes? Genes carry information. पहले मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ. जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ DNA. ठीक है, एंड व्हाट डू दे कैरी? दे कैरी इंफॉर्मेशन फॉर any particular character. Okay, character can be anything. Your height is a character, your eye color is a character, your skin color is a character, anything in your body is a character. Okay, then जब एक सेल डिवीजन में जा रहा था तब मैंने आपको बताया कि वो क्रोमोसोम के फॉर्म में उसने अपने डीएनए को एक स्ट्रक्चर दे दिया था, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. लेकिन जब एक सेल डिवीजन में नहीं जाता है तब क्रोमोसोम या डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग, सो डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ chromosomes, and when the cell is not dividing, so DNA is present in the form of chromatin material. Okay, and chromatin material you just now saw that it is in the form of entangled masses. आप देख रहे हो ऐसे ये कैसे भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे कैसे घूम रहा है. तो एक मास ऑफ ग्रुप में ये ऐसे ही घूमता रहता है. ठीक है, सो दिस इज द थ्रेड ऑफ डीएनए विच इज प्रेजेंट लाइक दिस. देन एंड दिस थ्रेड ओनली कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम व्हेन द सेल इज अंडर डिवाइडिंग स्टेट. ओके, तो यहाँ पे लिखा है वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में. अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. अगर एक सेल को डिवीजन में जाना है, जैसे मान लो एक सिंगल सेल है, बैक्टीरिया है, अगर उसको रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? टू डिवाइड. एक सेल से दो बना देना तो अ बैक्टीरिया हैज़ रिप्रोड्यूस्ड. ठीक है, दैट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज़ द सेल डिवीजन ओनली. वो डिवाइड करेगा तो मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है,
और साथ साथ न्यूक्लियस ने एक ये रोल प्ले किया कि वो रिप्रोडक्शन गवर्न करता है, साथ साथ वो एनवायरनमेंट के साथ क्या एक्टिविटी करनी है। अगर एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल आपका, अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट में हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पर्सपिरेशन करती है, ठीक है, पसीना आता है हमको, वो उसका फ़ायदा क्या है, हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, ठीक है। सो दैट इज़, हमको कैसे पता चला कि हमको पर्सपिरेशन करना है, क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं, हमारा जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस है, उसने बॉडी को सिम्टम दिया, उसने बॉडी को एक बताया कि किस तरीके से पर्सपिरेशन करना है, पर्सपिरेशन करो और बॉडी का टेम्परेचर कम करो, ठीक है। उसने क्या किया, सेल ने ब्रेन को सिग्नल दिया और ब्रेन ने ये काम करना शुरू किया, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलता है बॉडी के अंदर मसल फॉर्मेशन होना है, कौन बताएगा, वो डीएनए ही कोड करता है उसके लिए, डीएनए ही अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है मसल्स फॉर्मेशन करने। तो हेंस न्यूक्लियस ऑल्सो प्लेज, एंड डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल बाय इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है, जैसे बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक organism, okay. Prokaryotic means प्रोकैरियोटिक का सिंपल सा मीनिंग है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है और प्रो मीन्स लेस डेवलप्ड। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स ऑर्गेनिजम्स that has less developed nucleus, ठीक है। एक्चुअली उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। देन उनके पास न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, ओके। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, दैट हैज़ लेस डेवलप्ड और primitive nucleus, you can say it has less developed or primitive nucleus, okay। so इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर है वो लेस डेवलप्ड होता है, बहुत पुअरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो डीएनए का पार्ट होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस मैनर, न्यूक्लियोइड, यह मेंशन किया आपको जो मैंने अभी लिखा था, न्यूक्लियोइड, ठीक है। देन दैट इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस और द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ओके। सो दिस इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास इसके अलावा न्यूक्लियस तो डेवलप्ड होता ही नहीं है, साथ साथ दे ऑल्सो लैक, लेट मी मार्क इट आउट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, जो कि सेल के अंदर बहुत सारी फंक्शनिंग करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट है, बट दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मतलब कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स एडवांस्ड, तो ऑर्गेनिजम्स दैट हैज़ एडवांस्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके जो मैंने अभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया, दिस इज एन एडवांस्ड न्यूक्लियस, इट हैज़ अ सेल, इट हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैज़ अ, और द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस डज नॉट हैज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हेंस व्हेन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं है, दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो उसके पास लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड, ओके, एंड उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, तो जो मेजर फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है। सेकंड, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, दो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, साथ साथ उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, जैसे फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल करेगा, एनर्जी बनानी है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल करेगा,
ओके, सो हेंस वो चीज़ हमको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस पार्ट। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल बट नॉट प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो क्लोरोफिल इस तरीके से, क्लोरोफिल आप देख रहे हो, ये ग्रीन डॉट्स जो मैंने मार्क किए थे, ये ग्रीन डॉट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से काम करता है। दैट मीन्स क्लोरोफिल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट, बट in case of photosynthetic prokaryotic bacteria it is associated with membranous vesicles। membranous जो आपकी बुक में भी लिखा है, membranous vesicles known as thylakoids, ठीक है। they are less developed, done, they are less developed, hence इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, एंड अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ऑर्गेनेल्स, तो हेंस वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्लोरोफिल को किसी ना किसी चीज़ में पैक तो होना पड़ेगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से वो पैक कहाँ पे है, किसके अंदर मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बट सिंस अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक्स क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनेल नहीं होता उसके पास, हेंस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस वेसिकल्स नोन एज thylakoids। okay, so this was for the today's class। अभी हमने पढ़ लिया, हमने 3 चीज़ें पढ़ चुके। एक जनरल हमने चैप्टर का पढ़ा था, डिस्कवरी के बारे में आपने पढ़ा था, फिर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, दैट इज़ सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको साथ साथ आप लोग याद करते जाओगे तो ही आपको फ़ायदा आएगा। बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। और जैसे ये अभी कुछ टॉपिक्स आगे चलेंगे तो मैं आपका इसमें एक टेस्ट भी लूँगा। सो स्टार्ट लर्निंग इट वेरी थॉरली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।